अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, रोज़ हम सियासत के बारे में बात करते हैं, मगर आज हम आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में जो फैज़ फेस्टिवल हुआ है उससे लोग बहुत ही मुतासिर हुए हैं। अपनी परेशानियां भूल के और सियासत से जुड़ी तलखियां भूल के उन्होंने इस फेस्टिवल को बहुत ही इंजॉय किया। और इस फेस्टिवल में जो सबसे पॉपुलर मेहमान आए हुए हैं उनको आप सभी जानते हैं, बॉर्डर के इस पार और उस पार। उनको लेजेंड कहा जाता है, मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं। आपने तो वो गाना सुना ही होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। और भी अनगिनत इन्होंने जो हैं गाने, नज़में लिखी हुई हैं और जो फ़िल्म स्क्रिप्ट्स हैं वो भी लिखी हुई हैं, वो भी आप बखूबी जानते हैं, किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप समझ ही गए होंगे। हमारे साथ हैं जनाब जावेद अख्तर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इट्स अ रियल ऑनर। मुझे पता है आप कितने बिजी थे कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, क्योंकि आपके हॉल के बाहर लंबी लंबी कितारें लगी हुई थी। हॉल तो आपका फुल था ही, मगर बहुत से लोग बाहर थे जो आपको सुनना चाहते थे। तो ये जो जज्बा है आपको लाहौर में ही मिलता है या आपको मुंबई में भी ऐसा जज्बा मिलता है? अब मुंबई में तो अब घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन हाँ, मुंबई से बाहर दूसरे शहरों में जाते हैं तो ज़रूर एक लोगों में तजस्सुस और वो होता है शौक़ कि भाई अब पता नहीं कब आएंगे, नहीं आएंगे, तो मुलाकात हो जाए, सुन ले बात। मुंबई में इतना नहीं है। मगर ये कि वो तो उनका रिएक्शन है, मेरा रिएक्शन ये है कि मुझे 2 दिन हो गए यहाँ हूँ मैं लाहौर में, और 2 दिनों में मेरी कितने उम्दा और कितने खूबसूरत जहन के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो मैं बहुत खुश वापस जा रहा हूँ। तो आप बहुत खुशगवार आपका जो ये ट्रिप है, बहुत अच्छी। तो हम उम्मीद करते हैं आप फिर से आएंगे। हम बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। मेरा ख्याल है ये देखिए, फैज़ अहमद फैज़ तो एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो कोई सिर्फ पाकिस्तान की तो है नहीं, वो तो पूरे बर सग़ीर के हैं। हिंदुस्तान में भी उनकी मकबूलियत वही है। जो लोग ज़रा भी शायरी से दिलचस्पी रखते हैं वो फैज़ के जादू को पहचानते हैं, और जो उनका वैल्यूज़ थी, जो उनकी सोच थी, जो उनकी शख्सियत थी, तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं और वो लोग जो ये सब कर रहे हैं, फैज़ मेला वगैरह, वो भी उसी जहन, उसी फ़िक्र के लोग हैं, तो उनसे मिलके तो खुशी होती है। आपका जो नाम है, सबको मालूम है कि आपको आपके जो करीबी लोग हैं वो आपको जादू के नाम से जानते हैं, आपको पुकारते हैं। तो ये नाम कैसे पड़ा आपका? अब वो हुआ क्या था, मैंने तो सुना है, मैं तो ज़ाहिर है कि इस कदर होश में नहीं था पहले दिन अपनी पैदाइश के। तो जी, तो किस्सा ये है कि मैं ग्वालियर में एक हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। तो मेरे बाप के जो दोस्त थे वो सब कॉमरेड लोग अपना कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस से आए, बैठे, मुबारकबाद दी, बच्चे को देखा। फिर किसी ने कहा भाई इस बच्चे का क्या नाम रख रहे हो, तो किसी और ने सजेस्ट किया कि वो तुमने जब तुम दोनों की शादी हुई थी तो एक नज़्म लिखी थी जिसमें एक मिसरा था, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा। तो ये अब ये यही है, इसी का फसाना होना है, तो जादू नाम रख दो। तो कहा भाई बहुत अच्छा नाम है, जादू, रख दिया गया। अब सब जादू जादू कहने लगे। अब मैं जब केजी में दाखिल किया जा रहा था, जो कि ज़ाहिर है 2.5-3 साल का हो गया हूँगा, तो किसी ने कहा भाई वो स्कूल में बच्चे बड़े जालिम होते हैं, इसे जादू नाम होगा तो इसका बहुत मजाक उड़ाएंगे और इस पे बड़े लतीफ़े बनेंगे, तो इसका कुछ और नाम रख दो। तो उन्होंने कहा कि भाई अब जादू से मिलता ही जुलता कोई सोचो, तो जावेद रख दिया। अमूमन होता ये है कि आपका एक नाम रखा जाता है और उससे मिलता जुलता आपका पेट नेम हो जाता है। मेरी गंगा शुरू से उल्टी बही है। अच्छा जी। तो आपकी जो वालदा हैं उनसे मैं पढ़ी थी कि आप बहुत मुतासिर थे, और सभी बच्चे होते हैं अपनी माँ से मुतासिर होते हैं। और फिर आप ये सवाल कर रही हैं मगर उनकी सियासत से देखिए, हर किसी के माँ बाप जो होते हैं वो सियासी नहीं होते, मगर आपको जो सियासी शऊर है ऐसा लगता है कि आपको अपने घर से ही मिला। यकीनन मेरे घर में, असल में घर से मतलब है मेरा माँ बाप और नानिहाल। एक बात याद रखना कि बच्चे जो है अपने नानिहाल को जितना जानते हैं उतना दादियाल को नहीं जानते। माएँ बच्चों को उधर ही ले जाती हैं हमेशा और उन्हीं के बारे में बताती हैं। तो हमारा जो, मैं तो खैर बहुत पला बढ़ा हूँ अपने नानिहाल में, तो 2 तरह के लोग थे। तो कुछ तो हार्डकोर कम्युनिस्ट कार्ड होल्डर्स, और बाकी जो थे वो कांग्रेस में थे, तो जंग आज़ादी में भी वो लोग रहे। तो ये दोनों में से एक
दोनों का असर हम पे होता रहा बचपन से ही। मुझे याद है कि हमको बचपन में छोटपन में जो हमारा एंथम है हमारे मुल्क का वो बंगाली में है, तो हमको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से सिखाया गया घर में कि ये जो है ये गलत प्रोनाउंसिएशन से मत गाया करो नेशनल एंथम। अब उस तो शायद 6-7 साल उम्र थी तो ज़बान, हाँ। या हमारे घर में एक तिरंगा था जो 15 अगस्त को 26 जनवरी को लगता था छत पे, और उसके बाद उसे बहुत इज़्ज़त एहतराम से लपेट के एक अलमारी थी उसकी सबसे ऊपर के खाने में रख देते थे जहाँ हमारा हाथ ही नहीं पहुँच सकता। लखनऊ में गर्मी इतनी होती है, दोपहर में लू चलती है जिसे कहते हैं गर्म हवा, तो सब दरवाजे बंद करके, अगर उनके पास वो एयर कंडीशनर तो होते नहीं थे, एयर कूलर होते थे ज़्यादा से ज़्यादा, वरना खस की टट्टियाँ जिस पे पानी डाला जाए तो एक ठंडक अजीब सी आ जाती है कमरे, वो सब होता था। मगर बच्चों को दोपहर में सो नहीं सकते बच्चे, तो वो बाहर निकल के कहीं कंपाउंड है पेड़ पे बैठे हैं या कर रहे हैं, वो हम लोग करते रहते। मुझे याद है अच्छी तरह से कि एक मरतबा सब सो रहे थे और मैं निकला और उस कमरे में गया जहाँ उस अलमारी में वो रखा था झंडा, तो मैं उसे मेज़ खींच के, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, उस अलमारी के पास लाया। फिर मैं उस पर कैसे चढ़ा, फिर मैं पंजों पे खड़े होकर मैंने झंडे को छुआ। तो ये जो इस तरह की अक़ीदत या इस तरह का एहतराम जो आपके एंथम के लिए या झंडे के लिए बच्चे में आता है, वो तो बच्चे की कोई पॉलिटिकल थिंकिंग थोड़ी उस वक्त होती है, तो वो जो उसके घर का माहौल होता है तो उधर से ही आता। पॉलिटिकल जी हाँ, अब वही सारी लिबरल वैल्यूज़। अब हमने तो अपनी माँ को, खालाओं को, जो हमारी बड़ी कज़न जो मतलब समझो खालाओं के बराबर थी, ये सब वर्किंग वुमेन थी, मेरी माँ वर्किंग वुमेन थी, तो और ये कोई हमने तो अपने किसी रिश्तेदार को पर्दे में भी नहीं देखा। तो जो एक और ये नहायत ही थिंकिंग किस्म की ख़वातीन थीं, इनमें से किसी ने PhD किया था, किसी ने MSc किया था जाके लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में। मेरी वालदा जो थी प्रोफेसर भी थी और उसके अलावा राइटर भी थी। तो वो सब जो असरात होते हैं ना, कि अब हमारे लिए ये बड़े होके भी कि वुमेन एमेंसिपेशन या उनकी एम्पावरमेंट या उनकी फ्रीडम कोई हमारे लिए नई बात नहीं थी। ये हमारे घर से बाहर कहाँ थी कहाँ नहीं थी, वो हमारे घर में तो थी, तो हमें उसे तस्लीम करने में एक लम्हे की भी कोई झिझक नहीं महसूस हुई। ये आपने बड़े मज़े की बात कर दी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि विमेंस राइट्स इज़ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, तो ये बहुत आपने मज़े की बात की और अच्छी बात की, क्योंकि हमने जितनी औरतों को यहाँ पे जद्दोजहद इस खित्ते में करते हुए देखा है, कहीं और नहीं देखा। फिर आपका सफ़र शुरू होता है फिल्मों के अंदर, और आप मुंबई आते 1964 में, अगर मैं गलत नहीं। बिल्कुल सही कह रही है। और आपके लिए मुश्किल वक्त होता है, आप बेंचेस के ऊपर सोते हैं। मेरा मुश्किल वक्त बहुत पहले शुरू हो गया था मनीषा। मैं जब 15 साल का था तो 16वें साल में मैंने अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ लिया था। ऐसा क्यों? वो उसकी अब बड़ी दुख भरी कहानी है, अब कहाँ बताएं, जिन लोगों के नाम आते हैं अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसा लगेगा कहाँ गिबत कर रहे हो उनकी। कोई सपोर्ट मुझे अपने फादर से नहीं था और न मैं ले रहा था। आई लिव्ड ऑन माई ओन फ्रॉम 16 to 19 and a half, जब मैं बॉम्बे गया। और ये वो दौर था जिसमें मैंने बुरा वक्त भी देखा और अच्छा वक्त भी। मेरी ज़िंदगी कभी ऐसी नहीं हुई कि सिर्फ बुरा वक्त चल रहा है, मैं एक जगह रोलर कोस्टर की रही ज़िंदगी। मेरे दोस्त बड़े अमीर दोस्त थे और उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। तो मैं तो भोपाल में पूरी स्टूडेंट लाइफ दोस्तों की सहारे निकाल ली मैंने। उसके बाद बिलाखिर अब क्या करते, अब तो था तो बेटा, तो मेरे बाप को बुलाना पड़ा मुझे बम्बई। हालांकि मैं 5 दिन ही उनके घर रहा, 5 दिन बाद फिर मैं आई वॉज ऑन माई ओन। और तो जो वक्त गुजरे वो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही देख लिए थे। तो हुआ ये कि 64 एंड था, अक्टूबर में मैं गया था, तो आप 65 से गिनिए 2 महीने का क्या हिसाब रखें, तो 65 से 70 तक 5 साल 2 महीने मुझे कैंसर नहीं हुआ, ट्रेन के नीचे नहीं आया, किसी बस ने मुझे नहीं हिट किया, मुझे किसी ओंडे ने चाकू मार के मेरी आंखें बाहर नहीं निकाल दी, अंधा नहीं हुआ मैं, दांत सब नहीं टूटे, ऐसे कोई फेटल एक्सीडेंट जो होते हैं ऐसा कोई नहीं हुआ, कोई मेजर बीमारी इस तरह की नहीं हुई। उसके अलावा जो इंसान पे मुसीबतें आ सकती हैं वो मैंने देखी।
तो मगर ये कि अच्छा है कि उसी वक्त आई जब मेरा ऑप्टिमिज्म बहुत हाई था, इसलिए कि मुझे तमाम बुरे वक्तों में कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि ये तो यही रहेगा। मुझे यकीन था आपको अपने ऊपर? ये हिमाकत थी मेरी, मगर इस हिमाकत ने मुझे बचा लिया। ऐसा कुछ नहीं, ज़रूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता कि आपके साथ ऐसे ही हो, मगर मुझे तो ऐसा लगता था जब बहुत बुरा कोई वक्त होता था कि जैसे मेरे पास कपड़े नहीं पहनने को, तो मैं नोट कर लेता था मैं पैदल चल रहा हूँ चने खाते हुए कई मील, इसलिए कि मैं बस का टिकट नहीं ले सकता, तो मैं वो दिन याद रखता था। फिर ज़िंदगी बदलती है आपके लिए एज ए राइटर, और आपकी सलीम खान से भी मुलाकात होती है, और आपका जो डुओ है वो बड़ा मशहूर हुआ। आपने बहुत मशहूर फिल्में जो हैं जी हाँ, इकट्ठी कोई लिखी, शक नहीं। शोले और भी बेशुमार फिल्में, खैर आपने तो बहुत ज़्यादा लिखी, और सिलसिले के जो गाने हैं वो तो लोगों को इतने पसंद आए, आज भी लोग जो है उनके ऊपर गुनगुनाते रहते हैं। सो व्हाट वाज दैट पीरियड लाइक देन? वेल आई मेट सलीम साहब इन अ फिल्म सरहदी लुटेरा, जो मैं उस वक्त 20 साल का था, 19 साल की उम्र में गया था। साल भर में मुझे एक पिक्चर में डायलॉग लिखने को मिल गए 20 साल की उम्र में। हुआ ये कि वहाँ 100 रुपये महीना पे असिस्टेंट हुआ मैं। वो फिल्म इतनी छोटी थी और शायद प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब की रेपुटेशन भी इसमें कुछ शामिल थी कि उन्हें कोई डायलॉग राइटर मिल ही नहीं रहा था, बल्कि वो डायलॉग राइटर ढूंढने के लिए माहिम एक जगह है, वहाँ पर एक कच्ची बस्ती जिसे आप लोग कहते हैं और हम लोग झोपड़पट्टी कहते हैं, वहाँ गए और ढूंढ ढांड के एक झोपड़े में एक राइटर के पास गए, जहाँ वो बेचारा एक बल्ब लटका था पीला, एक बहुत ही एक ही कमरे का घर था, उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया। तो उनके पास कोई राइटर नहीं देता। मैंने कहा कि हुजूर आप इजाज़त दे तो मैं कुछ आपको सीन लिख के दिखाऊं। कहने लिखो, तो मैंने लिख के दिए, तो उन्हें पसंद आए, और वैसे उनके पास चॉइस भी क्या थी, पसंद नहीं करते तो क्या करते, तो उन्होंने मुझसे डायलॉग उसमें लिखा है। सलीम साहब उस पिक्चर में एक रोल कर रहे थे एज एन एक्टर, ये एक्टर थे पहले। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी मतलब स्टंट फिल्में, आप इतने अच्छे डायलॉग लिख रहे हैं, तो आपको कोई ठीक ठाक स्क्रिप्ट मिले तो आप तो बहुत अच्छा लिखेंगे, तो आप राइटर बनिए। और होता यह था कि उससे पहले भी मैं जहाँ असिस्टेंट हुआ था, जैसे यकीन एक पिक्चर थी उसमें मैं असिस्टेंट था, तो उसमें भी मुझसे डायलॉग लिखा है उन्होंने, बल्कि नाम भी मेरा दिया दूसरे डायलॉग राइटर के साथ। तो ये होता यह था कि मैं अपनी सलाहियत कुछ दिखाने के लिए कि भाई मैं भी किसी काबिल हूँ, आप मुझे नौकरी से निकालना दीजिएगा, तो सीन वीन लिख दिया, तो फिर मुझसे ही लिखाने लगते थे। तो ये प्रेशर, पीयर प्रेशर बहुत था मुझे कि तुम राइटर बनो। तो अल्टीमेटली फिर अब मैं भी बेरोज़गार हो गया जब वो फिल्म ख़त्म हुई, और सलीम साहब भी। तो बांद्रा में ही हम दोनों थे इत्तेफाक से, और उनका घर जहाँ मैं किसी दोस्त के साथ रह रहा था, मैं तो अपने खुद तो रख नहीं सकता था, तो उसने मुझे अपने कमरे में रख लिया था। तो वहाँ उनसे मिलने चला जाता था शाम को। फिर हम दोनों सड़क, वो अपना वहाँ थी एक रोड समंदर के किनारे, पैरापेट था, उस पर बैठ के कहानियाँ ही बनाने लगते थे। अच्छा, और कुछ था ही पेयर प्रेशर था, इरादा आपने नहीं किया। तो हुआ ये कि फिर वही प्रोड्यूसर जिन्होंने सरहदी लुटेरा मुझसे डायलॉग लिखाए थे वो हमको मिले, और उन्होंने कहा भाई एक शॉर्ट स्टोरी है जो फुल फ्लेजेड स्क्रीन प्ले नहीं बन पा रहा है, तो अगर आप बना दें, आप दोनों मिलके, वो उनके बारे में भी जानते थे कि वो लिख लेते हैं और उन्होंने कहानी बेची हुई थी ऑलरेडी, तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो मैं भाई कितने दें, तो कहले 5,000। तो हमारी तो लॉटरी लग गई, नहीं 2,500 रुपये हमने तो देखे नहीं थे। ये 1965 की बात है? ये बात है 1900 नहीं, ये बात है 1968-69। ओके। 1965 में तो मैं पहुंचा था, फिर ये 5 साल गुजर गए। 5 साल, ठीक है। ये 69 का किस्सा है। तो हम लोगों ने वो स्क्रीन प्ले लिखा, ये घोस्ट राइटिंग थी, वो उसमें हमारा नाम नहीं आया। वहाँ एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, उसका नाम था भाई बहुत इम्पोर्टेंट आदमी मेरी ज़िंदगी का, सुधीर वाही। उसने कहा कि ये सिप्पी फिल्म जो है ये एक नया डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, आप लोग वहाँ चले जाइए, स्क्रीन प्ले तो आपका लिखा हम तो जानते हैं ना, तो आप तो अच्छा लिख लेते हैं, वहाँ काम मिल जाएगा आपको। तो हम गए, किस्सा मुख्तसर में वहाँ काम मिल गया, और 750 रुपये महीना, 750 रुपये। तो मैं तो समझा कि आई हैव अराइव्ड, काम तो हो गया, कामयाब तो मैं हो गया हूँ। 750 रुपये महीना जब मुझे मिल रहे हैं, जिसे कभी 200 रुपये महीना नहीं मिले थे,
तो मेरी तो ज़िंदगी बन चुकी है, अब देखते हैं आगे भी कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या है। मगर आप ये भी लिखते हैं, कहीं आपका इंटरव्यू मैंने पढ़ा कि जी उस वक्त ये होता था कि क्रेडिट नहीं मिलता था जो मुसन्निफ होते थे, नहीं, उनका और क्रेडिट आपने जो है, अपना पोस्टर्स जो हैं, जहाँ जहाँ पोस्टर्स लगे, एक फिल्म के शोले नहीं, थी, कोई और फिल्म थी, जंजीर। जंजीर फिल्म थी, तो आपने और सलीम खान साहब ने किसी को पैसे दिए और कहा जा जाके हमारे नाम भी डालो उस पोस्टर के अंदर कि सही, हम राइटर थे। सही। तब तक हमारी 3 पिक्चरें बड़ी हिट हो चुकी थी, अंदाज, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, तीनों मेजर हिट्स थे। लेकिन उस ज़माने में रवाज ही नहीं था राइटर का नाम पोस्टर पे या बैनर्स पे लगाना। तो हमने कहा भाई हमारा भी नाम दीजिए, हम भी ठीक ठाक लोग हैं, पूरी स्क्रिप्ट हमने लिखी है। और उन्होंने जी वो राइटर का नाम कोई नहीं देता था। हमने अच्छा ठीक है, तो हमने 2 जीपें हायर की, आदमी उसमें डाले और उनसे कहा देखो भाई ये ब्रश है और ये रंग है और ये वो स्टेंसिल होता है, कैसे रखते हो उस पर डालो तो नाम आ जाएगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जाके तुम पोस्टर्स पे लिख दो। अब वो बेचारों को रात भर ये काम करना था, तो बगैर शराब के तो इतनी मेहनत करना बड़ा मुश्किल हो जाता ना उनके लिए। तो उन्होंने पीते भी रहे, काम भी करते, फिर नशे में उन्हें ये होश नहीं रहा कि वो कहाँ लिख रहे। अच्छा। तो सुबह लोगों ने देखा कि अमिताभ की नाक पे रिटर्न बाई सलीम जावेद, कहीं प्राण के माथे पे, कहीं जया के जूड़े पे, तो ऐसे सब जगह नाम लिखा हुआ। तो कुछ फिल्म इंडस्ट्री कुछ शॉक हो गई और उस पर कुछ बहुत बात नहीं हुई, सब साइलेंट से हो गए। लेकिन आइंदा से फिर हमारा नाम देने लगे और मेरा ख्याल है एक ट्रेंड सा बन गया कि मुसन्निफ का जो नाम है हाँ, वो होना चाहिए। आने लगा। अब तो बहरहाल आपके नाम से फिल्में चलती हैं, आपने अपने 2 बच्चों के साथ भी काम किया है, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसके लिए भी आपने जो है नज़में लिखी हैं, शायरी की जी है, जी जी शायरी की जी है, जी, और गाने में लिखे। तो वो क्या आपको कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ अब्बा हमारे भी फिल्म के लिए लिख दे, या आप आसानी से मान जाते हैं? याद नहीं आखिरी बार अपने बच्चों से लव प्लीज़ कब सुना था, याद करूँगा शायद याद भी आ जाए। बाकी ये कि उनकी पिक्चरों के गाने अभी तक तो मैं लिख रहा हूँ, देखो कब तक ये नौकरी मिले उनसे। तो और जोया की एक और पिक्चर थी दिल धड़कने दो, शायद आपने जी देखी जी हो। बिल्कुल हमने देखी। तो उसमें एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है, कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो, और वो सब उनके जो दोस्त हैं वो भी सब बिजनेसमैन ये वो, और उनके क्या इंट्रीग्स होते हैं, क्या पॉलिटिक्स इंटरनल होती है, ब्ला ब्ला। उसमें जो कुत्ता है, हमारे जो प्रोटैगनिस्ट की जो फैमिली है, जो प्रियंका की फैमिली है, प्रियंका चोपड़ा, वह एक कुत्ता है। वो कुत्ता जो है फलसफी है इस फिल्म का। अच्छा। तो वो हर सिचुएशन पे अपना कमेंट देता है कि भाई ये क्या किस्सा है, ये लोग क्यों ऐसा करते हैं वगैरह। तो बाकी डायलॉग तो जोया ने खुद लिखे थे और फरहान ने उन्हें शायद ट्रांसलेट किया था। इन डायलॉग के लिए वो मेरे पास आई कि पा दे कॉल मी पा, पा वो कुत्ते के डायलॉग आपको लिखने हैं। तो मैंने हाँ कह दिया और लिखे भी, लेकिन मैं एक जहन में खलिश एक सवाल रह गया है कि मेरी बेटी को ऐसा क्यों लगा कि कुत्ते के डायलॉग मुझसे बेहतर कोई नहीं लिखेगा। तो बहरहाल उनके गाने वाने मैं लिखता हूँ। ये नज़में जो थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो नज़में भी मैंने लिखी थी। और आपको बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है, बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया है? एक्टर या डायरेक्टर किसका पूछा? दोनों बताइए। देखिए जो रेपो हम लोगों का, सलीम जावेद 2 डायरेक्टर थे, एक रमेश सिप्पी और एक यश चोपड़ा। वो रेपो बाकी लोगों से उतना नहीं था, इनसे जितना था। और जो जिन डायरेक्टर्स की मैं तारीफ़ करूँगा उसमें सबसे पहले इन्हीं दोनों के नाम लूँगा, फिर शेखर कपूर का नाम लूँगा जो इसने मिस्टर इंडिया बनाई थी, वो बहुत अच्छा काम किया था उसने। राहुल रवेल का नाम लूँगा जिनके साथ मैंने 2-3 फिल्में की हैं। जहाँ तक एक्टर्स का ताल्लुक़ है, हमने तो ज़्यादातर काम जो अमिताभ के साथ किया है और मैं उनको एक बहुत ही अच्छा एक्टर समझता हूँ। राइटर जो होते हैं वो बड़े क्रिबिंग लोग होते हैं, शिकायती करते रहते हैं, अरे साहब मैंने क्या लिखा था, वो समझे ही नहीं, वो बात ही नहीं आई, वो डायलॉग जैसे बोला है उन्होंने वो मतलब ही नहीं समझ। मैंने 13-14 पिक्चर अमिताभ के साथ की और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मुझे एक बार भी उससे ये शिकायत नहीं हुई कि इसने तो स्ट्रेस गलत दे दिया, ये जुमले को सही बोला नहीं। बल्कि कई सीन मुझे ध्यान में है कि उसने परफॉर्मेंस से उनको दुबाला कर दिया। अच्छा, दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। ये सच है। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की, जो आप अब सेशंस कर रहे हैं ये फैज़ फेस्टिवल के अंदर, आपने ये कहा कि जो उर्दू लैंग्वेज है ये एक सेक्युलर लैंग्वेज है।
तो आप इसकी थोड़ी वजाहत करें, हमें बताइए कि क्या मतलब कि उर्दू लैंग्वेज जो है वो एक सेक्युलर लैंग्वेज है। उसकी वजह यह है कि आप उर्दू के एक आध एक्सेप्शन होगा, एक आध, मैं वो नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग तो उस नाम से बहुत वाकिफ़ हैं, वरना उर्दू का कोई मेजर पोइट ही नहीं है जिसकी रिग्रेसिव या रिलीजियस या कम्युनल या पैरोकियल थिंकिंग हो। ये सब लोग जो हैं आज से नहीं, 300, 350, 400 साल पुराने शायर ले लीजिए, उनका दे आर एंटी फंडामेंटलिज्म, they are anti-conservative attitudes, they are anti-religiosity. If Urdu poetry is not atheist, तो at least it is agnostic. तो agnostic तो है, और वो शुरू से है। मतलब ऐसा नहीं कि उर्दू में शुरू में कुछ बड़ी रिलीजियस पोइट्री हो रही थी, जो कि दूसरी ज़बानों में था, कि वहाँ पर हिम्स लिखे जाते थे इन प्रेज ऑफ द डेटीज़ और इन प्रेज ऑफ गॉड और देयर गॉड एंड सो ऑन। फिर धीरे धीरे वो पोइट्री वहाँ से निकल के दूसरे टॉपिक्स पे आई। ये ग्रीक और लैटिन के लिए भी सच है, ये अंग्रेज़ी के लिए भी सच है, संस्कृत के लिए भी सच है, ये अरबिक के लिए भी सच है, लेकिन ये उर्दू के लिए सच नहीं है। उर्दू पोइट्री वॉज एंटी इस्टेब्लिशमेंट। उसके विलन्स कौन हैं? जो गज़ल है उर्दू का, वाइज, मुहतसिब, शेख, मुल्ला, ये उसके विलन्स हैं। जाहिद, ये सारे विलन्स हैं। और हीरो कौन है? रिंद द ड्रंकर्ड और आशिक द लवर, ये उनके हीरोज़ हैं और ये विलन्स हैं। तो ये उर्दू गज़ल का एटीट्यूड रहा है। उसके बाद इतना बड़ा प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट जो आया है 30s में, वो आप देख लीजिए, जो ऑल्दो इट वॉज अ पैन इंडियन मूवमेंट, मगर उसमें सुपरस्टार्स उर्दू के पोइट बने हैं। वो फैज़ हों, मजाज हों, कैफ़ी हों, जानिसार अख्तर हों, मजरू हों, साहिर हों, सरदार जाफरी हों, अहमद अदीम कासमी हों, ये सब प्रोग्रेसिव लोग थे, ये सेकुलर लोग थे। ये जो लोग हैं जो इन्होंने लिखा है, जो इन्होंने कहा है, वो सेकुलर और प्रोग्रेसिव है। आपकी एक नई नज़म आई, बड़ी ही मशहूर हुई, हिंदुस्तान में तो हुई, पाकिस्तान में भी बड़ी हुई, नया हुक्मनामा जी। और सेशन के अंदर सब ने कहा कि जी नया हुक्मनामा जो है वो आप ज़रूर जो है आप उसको पढ़ दें। क्या इंस्पिरेशन थी नया हुक्मनामा के पीछे? अगर वो नज़्म आपको ये नहीं बता पाई कि उसकी क्या इंस्पिरेशन थी, तो नज़्म में बहुत कमी है कोई। ये तो आपको नज़्म पढ़ के मालूम हो जाना चाहिए कुछ था। हिस्सा तो अगर नहीं, आप नज़्म सुनना चाहती हैं या उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जानना चाहती हैं, तो आपको ये नज़्म जो है ये नामुकम्मल और कुछ नाकिस लग रही है मुझे, अगर वही आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकी कि इसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, तो मैं इसे दोबारा रिवाइज करूँगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये नज़म ऐसी है कि जो सहाफ़ी हैं पूरी दुनिया के, वो इसको पढ़ के बहुत ही खुश होंगे और खुश होते हैं, क्योंकि उनकी दिल की बात ऐसा लगता है कि आपने अपनी नज़म के अंदर उतार ली है। तो मुबारकबाद आपको मैं देना चाहती हूँ सहाफ़ी बरादरी की तरफ। अगर दुनिया में ये बात को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हैरत नहीं। समहाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड द राइट विंग फोर्सेस, the regressive forces are becoming more and more relevant, और वो उनको क़ुव्वत मिल रही है। एक ही मुल्क था इतने मुल्कों में जो मुस्लिम वर्ल्ड कहलाता है, सो कॉल्ड मुस्लिम वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड, उसको कोई दूसरा नाम देना चाहिए, नाम सही नहीं है। टर्की, जहाँ प्रोग्रेसिव एटीट्यूड थे थैंक्स टू कमाल अतातुर्क, अब वहाँ की वही रिग्रेशन दिखता है। फिल्म के अंदर भी बदलाव आया है। अगर आप पुरानी हिंदी फिल्में देखें और अब जो बॉलीवुड की फिल्में देखें, आपने एक बात कही अपने सेशंस में, आपने कहा हमने रफ्तार गहराई की कीमत पर हासिल की है। ये सिर्फ फिल्मों में नहीं है, ज़िंदगी में जो हुआ क्या है कि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया। भाई आप रहती थी लाहौर में, कराची में आपके दोस्त हैं, आप उन्हें ख़त लिखती थी, इसलिए कि ट्रंक कॉल करना तो वैसे ही तकलीफ़ था, चिल्ला चिल्ला के बात करनी पड़ती थी आपको, वो भी कितनी देर में मिलेगी,
कनेक्शन मिलेगा उसका भी ठिकाना नहीं होता था, तो आप ख़त लिखती थी। वो ख़त 2.5 दिन 3 दिन में पहुंचता था। फिर वो बेचारा सोचता था कि इन्हें मैं क्या जवाब दूं, मुनीज़ा जहांगीर को जवाब देना आसान तो नहीं होता ना। तो वो 3-4 दिन सोचता था, फिर वो ख़त लिखता था, फिर वो 2.5-3, तो यानी एक कम्युनिकेशन को 10-12 दिन लगते थे, अब 12 सेकंड लगते हैं। बगैर सोचे समझे ट्वीट, आपने ट्वीट कर दिया या आपने उस पर बुला लिया, भाई कॉल कर लिया व्हाट्सएप पे। तो अब जो है हर चीज़, लोग गाड़ियों में बैठ के, गालिब गए थे दिल्ली से कलकत्ता, कोई 3-3.5 महीने में पहुँचे थे। हम जाते हैं तो 2 घंटा लगता है, बम्बई से जाते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। हर चीज़ तेज़ हो रही है। अब इस तेज़ी में क्या है कि मिजाज बन जाता है उजलत का, भाई जो कहो जल्दी कहो और फ़ौरन कहो। तो आप यू आर अ सेलिब्रेटेड राइटर, तो आपने, आपका जो एक स्पेक्ट्रम है ना, जो वो है, जिस तरह आपने देखा है ख्वाब तो एक सिलसिले हुए, ये भी आपने कहा है, और दर्द डिस्को भी आपने लिखा जी है। जी जी। बताइए क्या है, ये डिमांड होती है। आप ये समझे, डिमांड की बात नहीं। इट इज़ लाइक अक्यूजिंग शेक्सपियर फॉर बीइंग एंटी सेमिटिक व्हेन ही इज राइटिंग द डायलॉग ऑफ शार्लॉक। वो शेक्सपियर नहीं कह रहा है, वो शार्लॉक कह रहा है, और वो शार्लॉक की जिम्मेदारी है, शेक्सपियर की नहीं है। ये दर्द डिस्को पे अक्सर मुझसे लोग, इससे पहले मेरा दूसरा था, वो था 1 2 3 4, उस पे कहते थे कि वो अच्छा, एक नरेश कुमार शाद का एक कथा सुना दूँ फिर आगे चलता हूँ, आपको इल्ज़ाम नहीं। प्रेजेंट कंपनी एग्जम्प्टेड। अजमतों का निशान देते हैं, ज़िंदगी को उड़ान देते हैं, उम्र हो मेरे हासिदों की दराज, मेरे ऐबों पे जान देते हैं। तो है क्या कि कहीं जहाँ मिलता है आदमी को मौका रन डाउन करने का, छोड़ता नहीं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये जो गाना था दर्द डिस्को, ये किस डिमांड पे लिखा गया। डिमांड ये थी कि हीरो जो है वो व्हील चेयर पे, कहानी फिल्म में एक फिल्म बन रही है, और वो कहता है मेरा साहब एक डिस्को का गाना तो होना चाहिए। तो कहते हुजूर आप पैरालिसिस आपको हो गया व्हील पे, तो कहते मेरा ड्रीम सीक्वेंस डालो। लेकिन मैं पिक्चर में हूँ और डिस्को गाना ना हो, तो ये 1-2 ही चीज़ें चलती हैं, या तो दर्द के गाने चलते हैं या डिस्को के, मुझे ये चाहिए। तो कहते साथ में ही कर देते हैं, वरना 2 गाने करने पड़ेंगे साथ में। अच्छा हाँ, तो ये गाना मुझे डायरेक्टर ने फरहान ने कहा कि एक बात का ख्याल रखिएगा कि किसी भी लाइन से कोई माने ना निकलने पाए। ये एक अपसर्ड सिचुएशन है और ये अपसर्ड डिमांड थी, और इस पे एक इंतहाई अपसर्ड गाना चाहिए ताकि लोग कहें ये देखो ये हुआ गाना इस सिचुएशन पे। तो उस हिसाब से लिखा गया था कि इसमें से कहीं कोई माने ना निकलने पाए। अब उसके बाद वो तो उस सिचुएशन की डिमांड थी, अब गाना बाहर निकाल लिया गया। तो ये आपने क्या लिखा, तो ये कोई मेरा पर्सनल मेरे डिमांड शायरी के मजमूए में तो मैंने छापा नहीं है, ये तो उसका डिमांड। मिसाल के तौर पे कल आप मुझे सेडिज्म के लिए, गब्बर के डायलॉग के लिए आप मुझे ब्लेम कर सकती है कि तुम कितने सेडिस्ट आदमी हैं, तो ये बात सही नहीं हो। समझ गई आपकी बात। आपकी एक इफ्तिताई स्पीच राज्यसभा के अंदर मैंने देखी थी, उसके अंदर आपने बात की थी कि जमहूरियत सेक्युलरिज्म के बगैर नहीं हो सकती। ये मेरी फेयरवेल स्पीच थी। फेयरवेल स्पीच जी। उसकी वजह ये है कि जमहूरियत क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी का उसूल ये है कि वोटिंग होगी, जिसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो हुकूमत बने, जिसे कम मिलेंगे वो अपोजिशन बैठे। फिर असम्बली में या पार्लियामेंट में बात होगी, आएंगे टॉपिक्स, बिल आएंगे, प्रपोजल्स आएंगे, वोटिंग होगी, जिसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो बात पास हो जाएगी, कानून बन जाएगी, जिसे कम वोट मिलेंगे वो नहीं मानी जाएगी। यानी मेजॉरिटी की राय चलेगी। लेकिन डेमोक्रेसी ये मान के चलती है कि ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ये परमानेंट नहीं है, ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पे चेंज होती रहेंगी। अगर भाई मालूम हुआ कि फार्मर्स के ये राइट होने चाहिए, इस पे कुछ और लोगों के ख्याल होंगे। कल को मालूम हुआ साहब कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए ये लॉ टैक्सेशन लाना, उस पे कुछ और हो सकते हैं। मुख्तलिफ एजुकेशन का टॉपिक आया, जो भी आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कुछ बात वगैरह। अगर आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की वो डेफिनेशन बना लें जो मुस्तकिल, जो दायमी है, तो जमहूरियत उसी दिन ख़त्म हो गई।
भाई ये मेजॉरिटी है और ये माइनॉरिटी है और ये बदलने वाली नहीं है, तो कैसे होगी? जब सेकुलरिज्म नहीं है तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की जो डेफिनेशन होंगी वो परमानेंट होंगी, और जमहूरियत डेमोक्रेसी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है। दूसरी तरफ आपने एक और भी आज बड़ी मज़े की बात की। आपने कहा कि देखिए, जो मुल्क होते हैं वो तभी तरक्की करते हैं जब पूरा खित्ता तरक्की करे, और इसके ऊपर लोगों ने बहुत तालियां बजाई। आज आप लाहौर के अंदर हैं, कब आप जैसे जो आर्टिस्ट यहाँ पे हैं, जो शायर हैं, वो कब जा सकेंगे हिंदुस्तान? हम अमन कब देखेंगे? कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको? देखिए, उम्मीद तो पे ही जी रहे हैं सब लोग, और मैं समझता हूँ आम आदमी किसी भी मुल्क का हो, किसी भी मुल्क का दुनिया में, उसको कोई जंग का शौक़ नहीं है। और ये ज़रूर है कि ख़ाइफ़ हो सकता है कि भाई वहाँ से ख़तरा है हमारी ज़िंदगी को, हमारे अमन को। तो अगर वो दुश्मन भी बन रहा है और तल्ख़ भी हो रहा है, तो इसलिए कुछ लगता है कि जो अमन मैं चाहता हूँ ये शायद इनकी वजह से ना रहे। अब ये गलतफ़हमी होती है या कभी कभी सही भी होता है, ये एक दूसरा मौजू है, लेकिन अमन चाहता आदमी, और अगर वो दुश्मन भी बनता है आम आदमी और तल्ख़ भी होता है और कड़वी बात भी करता है, तो इसलिए कुछ लगता है कि ये लोग मेरे अमन के दुश्मन हैं। तो चाहिए तो उसे अमनी, अगर उसे मालूम हो जाए कि अमन मिल जाएगा दोस्ती से, तो उसे क्या तकलीफ़ है, वो तो बहुत खुश होगा। अब ये है कि कहते हैं कि कोई भी जो झगड़ा हो, कोई बहस हो, वो 5 मिनट से ऊपर चले तो दोनों फ़र्क़ीन गलत हो जाते हैं। बात बड़ी उलझी हुई है, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ हर शरीफ आदमी, चाहे इधर हो या उधर हो, तो ये चाहेगा कि अमन हो, अच्छे ताल्लुकात हों, ट्रेड साथ में हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हों, स्टूडेंट एक्सचेंजेस हों, ये होना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ तमन्ना कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये मुल्कों की जो हुकूमतें होती हैं, जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं, ये उनके हाथ में है। और हम कितनी कोशिशें कर लें, नज़में लिख दें, पेंटिंग कर दें, ड्रामे कर दें, एक वाक़या, एक छोटा सा वाक़या उन सब पे पानी फेर देता है। तो वो जो है अल्टीमेटली, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि ये हुकूमतों के और पावरफुल लोगों के हाथ में है। हम इतना कर सकते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी साफ बता दें कि हम जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं, और ये काम आपको करना पड़ेगा। ये हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमतें जो हैं वो अपनी आवाम की भी सुनेंगी। मगर आपको बहुत सारे लोगों ने लाहौर में सुना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते थे, नहीं सुन सके। कोई ऐसी नज़म आपकी अपनी हो या आपको पसंद हो, आप उन लोगों के लिए पढ़ना चाहते हो जो आपको नहीं सुन पाए, इस बार लाइव नहीं देख पाए आपको? मैं उन्हें सिर्फ एक शेर सुनाता हूँ, पूरी नज़म की ज़रूरत नहीं, जो बात हमारे दिल में है और जो मौजू इस वक्त है, उसके लिए एक शेर काफ़ी है। मेरा ही शेर है। कभी तो इंसान ज़िंदगी की करेगा इज़्ज़त, कभी तो इंसान ज़िंदगी की करेगा इज़्ज़त, ये एक उम्मीद आज भी दिल में पल रही है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू लाहौर, एंड आई होप दैट यू हैव अ प्लेजेंट स्टे, रेस्ट ऑफ द स्टे, एंड बड़ी दिल की गहराइयों से आपका बहुत शुक्रिया। इट्स अ रियल ऑनर टू इंटरव्यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पॉटलाइट।